सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मैं सिद्धार्थ भट्टाचार्य हमारे इस फेसबुक लाइव सेशन सीरीज में आप सभी व्यूअर्स एवं श्रोताओं, किसान भाइयों एवं कृषि प्रणाली से जुड़े हुए जितने भी व्यक्ति हैं, सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आशा करते हैं आप सभी लोग सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे, घरों पे होंगे, गांव घरों में होंगे तथा अपने परिवार के साथ साथ अपने गांव एवं शहर का पूरा ख्याल रख रहे होंगे तथा सरकार द्वारा दिए गए सारे अधिनियम जो समय समय पर भारत सरकार राज्य सरकार डाल रही है, इसको आप पालन करके सुरक्षित रह रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, प्रतिदिन अब लगभग हमें ये तीसरा हफ्ता चल रहा है और पिछले विगत 2 हफ्तों से हम ये फेसबुक लाइव सेशन आपके साथ कर रहे हैं, इसी उद्देश्य के साथ, इसी लक्ष्य के साथ कि अन्नदाता, किसान भाई, श्रमिक बंधु एवं कृषि प्रणाली से जुड़े हुए जितने भी लोग हों, उन्हें जानकारी की कोई अभाव न हो पाए। उन्हें यदि कोई भी दिक्कत आए तो वह हमसे फिजिकली भले ही ना पूछ पाए, लेकिन डिजिटली हमसे बात करके पूछ सकें, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं सब लोग, आने वाले समय में डिजिटल ही सोल्यूशन है। इस तंत्र को देखते हुए, ये जो न्यू नॉर्मल जिसे हम कहते हैं, इस समय में, तो अब मैं आशा करता हूं कि ज़्यादा समय न लेते हुए, जैसा कि मैं देख सकता हूं 32 से 30 लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परितोष पात्रा जी हैं, मनोज जी हैं, संदीप नायक हैं, पवन कुमार पांडे हैं, अजय मिश्रा जी हैं, विकास सिंह तोमर हैं, मोनालिसा जी हैं, योगेंद्र प्रताप सिंह हैं, डॉक्टर सुशील कुमार राय, सुमित चौरसिया, पूर्वेश जुगानी, सब लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं और सभी लोग अपना अभिवादन एवं धन्यवाद दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। 30 से ज़्यादा लोग इस समय लाइव सेशन में हैं। आज का जो विषय है, इसके बारे में मैं थोड़ा आपको हिंट देना चाहता हूं। जैसा कि कल हमने मौसम के विषय पर चर्चा की, इससे पहले हमने धान के विषय पर चर्चा की। आज हम बात करेंगे कुछ दलहनी फसलों के बारे में। जी हाँ, आज का हमारा मुख्य विषय है खरीफ दलहन फसल उत्पादन तकनीक द्वारा किसानों की आय में वृद्धि। दलहन का कितना बड़ा महत्व है मानव जीवन में तथा किसानों की आय को दोगुनी करने में, 3 गुनी करने में, बढ़ाने में, इस विषय पे आज हम चर्चा करेंगे। इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ एक नए एक्सपर्ट, ऊर्जावान विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हैं। जी हाँ, उनका मैं तारुफ इंट्रोडक्शन आपसे कराना चाहता हूँ। आज के जो हमारे एक्सपर्ट हैं वह विषय वस्तु विशेषज्ञ, इसको कि सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट, SMS भी कहते हैं, कृषि विज्ञान केंद्र भदोही, भारतीय कृषि अनुसंधान प्रमुख, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च IIVR से इनका ताल्लुक है। इनको बेस्ट KVK एक्सटेंशन पर्सनल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है, युवा वैज्ञानिक पुरस्कार से भी सम्मानित है, बेस्ट कम्युनिकेशन पर्सन संचार में इससे भी ये सम्मानित है, बेस्ट KVK वैज्ञानिक पुरस्कार से भी ये सम्मानित है। इनके लगभग 30 से भी ज्यादा शोध पत्र हैं, 28 राष्ट्रीय, दो अंतर्राष्ट्रीय, 12 से भी ज्यादा इनके टेक्निकल बुलेटिन हैं, 40 से भी ज्यादा इनके समसामयिक लेख है तथा 30 से भी ज्यादा इनके टीवी एवं रेडियो शोज हैं। कुल 12 से 13 वर्षों से अभी तक ये किसानों के बीच रह के अपनी सेवानिवृत्त कर रहे हैं तथा अपने ज्ञान एवं अनुभव का जो खनिज है, भंडारण है, वो किसानों को बांट रहे हैं। फहरिस्त तो काफी लंबी है इनकी रिकग्निशन और अवार्ड्स की, और मैं यदि सारी पढ़ते जाऊं आपको तो हो सकता हो पूरा दिन लग जाए हमें आपसे इनके रिकग्निशन और अवार्ड के बारे में चर्चा करने में। तो बहुमुखी, बहुप्रतिभावान व्यक्ति, आज के हमारे एक्सपर्ट, पूरी ऊर्जा के साथ आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर रुद्र प्रसाद चौधरी का। डॉक्टर साहब नमस्कार। 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 हाँ नमस्कार डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हमारे इस इफ्को किसान फेसबुक लाइव सेशन सीरीज में बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन। 30 से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उत्साह काफी है। आज का जो विषय है उसके बारे में मैंने हमारे सभी किसान भाई एवं व्यूअर्स को बता दिया है। सबसे पहले मैं चाहूंगा आज के विषय के बारे में आप थोड़ा सा पृष्ठभूमि दें तथा इंट्रोडक्शन देके बताएं कि आज हम मुख्यतः किन किन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। ओवर टू यू डॉक्टर साहब। सबसे पहले सभी व्यूअर्स को हमारा नमस्कार। मैं डॉक्टर RP चौधरी, कृषि विज्ञान केंद्र भदोही, विगत 12 वर्षों से कार्यरत हैं। देखिए किसान भाइयों, हमारे जो व्यूअर्स हैं, दलहन जो है एक ऐसी फसल है जो मानव जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है और हमारा भारतीय कृषि जो है दलहनी फसलों का महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और भारत में जो दालें हैं, जो हमारे मानव आहार में जो प्रोटीन है,
और सबसे बड़ा स्रोत होता है, क्योंकि हमारा जो भारतीय जनसंख्या है अधिकतर शाकाहारी है। ऐसे में जो दलहनी फसलों का महत्वपूर्ण योगदान होता है उनके पोषण के दृष्टिकोण में रखते हुए, और जो दालों में प्रोटीन पाया जाता है, लगभग 20 से लेकर 26% प्रोटीन पाया जाता है एक्सेप्ट सोयाबीन। दलहन क्यों आवश्यक है, क्यों लगाने के लिए वैज्ञानिक लोग रिकमेंड करते हैं, अनुशंसा करते हैं? क्योंकि जो दलहन है, दलहन से जो है एक तो हमारी पोषण सुरक्षा होती है, दूसरी हमारी मिट्टी की जो स्वास्थ्य है उसकी जो है सुरक्षा होती है, और तीसरा जो है पारिस्थितिकी तंत्र जो है, जो हमारी मिट्टी में नाना प्रकार के जो सूक्ष्म जीव हैं उनका जो तंत्र है उनको सुरक्षा प्रदान करता है, उनको ताकत देता है कि आपकी मिट्टी जो है काफ़ी समय तक टिकाऊ बनी रहे और जो उसमें उर्वरता कायम रहे। इसलिए दलहन हमारे जो है फसल में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। टिकाऊ खेती तो करता है दलहन, इसके साथ साथ विभिन्न रूप से जो है हमारा भोजन का जो मुख्य आयो है वो प्रदान करता है, चारा प्रदान करता है। इसलिए जो है दलहन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है खेती बाड़ी में। और जो तमाम अनुसंधान से ऐसा ज्ञात हुआ है, प्रथम पंक्ति प्रदर्शन के माध्यम से ये साबित हुआ है कि जो खरीफ दलहन की कुछ जो महत्वपूर्ण तकनीकी बिंदु हैं उसका अगर अनुसरण करते हैं तो निश्चित रूप से प्रति इकाई क्षेत्रफल में बेहतर पैदावार लिया जा सकता है। क्योंकि इस कोरोना काल चल रहा है, कोरोना काल में कोविड-19 के अगेंस्ट में जो इसमें प्रोटीन पाया जाता है, इससे आपको इम्यूनिटी सिस्टम को इन्हेंस करने में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। खासकर जो मूंग है, अंकुरित मूंग किसान भाई सभी लोग अगर खाते हैं सुबह, तो इससे निश्चित तौर पर आपकी जो इम्यून सिस्टम है इन्हेंस होगा, बढ़ेगा, और इससे जो है छुटकारा प्राप्त किया जा सकता है। तो जो तकनीकी बिंदु है, तकनीकी बिंदु में हम खासकर जो किसान भाई जो जानना चाहते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण जो है पैरामीटर होता है, स्तंभ होता है, उसके लिए सबसे पहले क्या होता है? प्रजातियों का चयन। इसके बाद जो है भूमि का चयन, खेत की कैसी तैयारी करेंगे, और बुआई का क्या माकूल समय है, बीज दर कितना है, बुआई की विधि, बीज उपचार, रोग प्रबंधन, खरपतवार प्रबंधन, जल प्रबंधन, पौध सुरक्षा, ये सब तकनीकी बिंदु हैं। इस पर जो है हम जो है अगर ध्यान रखेंगे, निश्चित तौर पर जो है हमको जो है प्रति इकाई क्षेत्रफल से बेहतर उत्पादन होगा। जी सिद्धार्थ। जी डॉक्टर साहब, आपने बताया कि दलहन फसल का कितना बड़ा महत्व है मानव जीवन में। किसानों के आय के कंसर्न में तो है ही, साथ साथ जो एक खाद्य सुरक्षा, बैलेंस डाइट और एक न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी जिसकी हम बात करते हैं, पोषण सुरक्षा की बात करते हैं, उसमें कितना बड़ा रोल है, महत्व है। डॉक्टर सुशील कुमार राय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बड़े ही प्रबल हमारे श्रोता हैं, प्रतिदिन हमारे साथ जुड़ते हैं। उन्होंने अपना धन्यवाद दिया है। राजेश कुमार जडेजा, बागुबा गुनेरी, योगेंद्र प्रताप सिंह, प्रवीण चौधरी, सब लोगों ने अपना अभिवादन एवं धन्यवाद दिया है आपको। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ लाइव सेशन में जुड़ने के लिए। हमारे सबसे पहले सेगमेंट की ओर बढ़ने से पहले डॉक्टर साहब का एक बड़ा ही बहुत ही अच्छा प्रश्न है, मैं चाहता हूं आप सबसे पहले उसका उत्तर दें। वो काफी किसान भाइयों के बिहाफ में पूछते हैं, यदि उनका उत्तर आ जाएगा तो कईयों का उत्तर मिल जाएगा। तो मैं चाहता हूं, वो ये पूछना चाह रहे कि थाली में दाल का कटोरा भरा रहे, इसके लिए किसान भाई खरीफ में क्या करें? बड़ा ही रोचक सवाल है। जी बिल्कुल। उनको मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। खरीफ में जो दलहनी का मुख्य फसल है, इसमें अरहर है, और अरहर में जो है तमाम श्रेणियों में विभक्त किया गया है क्षेत्र के अनुसार। इसमें अल्पकालिक अरहर है, अल्पकालिक प्रजातियां होती है, मध्यकालीन प्रजातियां होती है और दीर्घकालीन प्रजातियां होती है। उसका चुनाव करके और उसकी तकनीकी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए अगर खेती हम करते हैं तो निश्चित तौर पर प्रति इकाई क्षेत्रफल से बेहतर उत्पादन लिया जा सकता है। दूसरी क्रॉप जो है मूंग है। मूंग जो है बहुत पोषण से समृद्ध होता है, और उसकी जो है दाल, और जो सुबह बहुत सारे किसान भाई सुबह उसको जो है जर्मिनेट करा के खाते हैं, तो वो भी बहुत पोषण का अच्छा, उसमें विटामिन और आयरन रिच होता है। ऐसे में इम्यूनिटी सिस्टम को भी मजबूत करता है। तो मूंग भी बहुत अच्छी फसल है, जिस ऋतु में उगाई जा सकती है।
और जो है खरीफ में जो है तीसरा जो महत्वपूर्ण फसल है वो है उड़द। उड़द भी पोषक तत्व से भरपूर होता है और आजकल समर्थन मूल्य भी ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। ऐसे में किसान भाई कुछ तकनीकी बिंदु को ध्यान में रखते हैं और उसका अनुपालन करते हैं तो निश्चित तौर पर जो है उनको बेहतर मुनाफा ले सकते हैं। जी सिद्धार्थ। जी डॉक्टर साहब, आशा करते हैं डॉक्टर सुशील कुमार राय डॉक्टर साहब ने जिन फसलों का नाम लिया, अरहर, उड़द, मूंग, यदि किसान भाई वैज्ञानिक तौर पे इनकी खेती करेंगे, जिस पे हम अभी चर्चा करने वाले हैं, तो जरूर ही हर घर में हर व्यक्ति के दाल का कटोरा भरा होगा, क्योंकि ये तो अन्नदाता ही है जिसने हमें विषम से विषम परिस्थितियों में हमारे जीवन को सामान्य चलाने में मदद की है। मोहित खुराना जी हैं, शैलेंद्र सिंह हैं, अजय मिश्रा है, रवि राठेर है, सब लोग जुड़ चुके हैं। सब लोगों ने अपना धन्यवाद एवं अभिवादन दिया है। 30 से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं हमारे साथ। उत्सुकता काफी बढ़ती जा रही है। अजय मिश्रा जी पूछ रहे हैं कि अरहर की कौन सी किस्म की बुआई करना चाहिए ज्यादा उत्पादन हेतु। अजय जी, हम अपने अगले सेगमेंट की ओर आ रहे हैं, इस पे आपको इसका जवाब जरूर मिल जाएगा। अब मैं चाहता हूं आप किसान भाइयों को हमारे पहले सेगमेंट की ओर बढ़ते हुए इस पे मार्गदर्शन करें। आप जरा किसान भाइयों को बताएं, ऐसे तो कई दलहन की फसलें हैं, परंतु खरीफ को संज्ञान में रखते हुए, खरीफ ऋतु को संज्ञान में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए जो मुख्य दलहनी फसलें हैं, इसमें सबसे पहले अरहर आता है, जिसका बहुत महत्व है। तो अरहर के ऊपर मार्गदर्शक करके किसान भाइयों को बताएं कि अरहर की वैज्ञानिक खेती कर कौन से मुख्य बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए वो अपने आय में संवर्धन कर सकते हैं। ओवर टू यू डॉक्टर साहब। ओके। सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी होता है कि अरहर को 3 श्रेणियों में बांटा गया है और हमारे पूरे भारतवर्ष में खासकर जो है अल्पकालिक अरहर, मध्यकालिक अरहर और दीर्घकालिक अरहर। इसका जो है किसान भाई अपनी परिस्थिति के अनुसार, भूमि की स्थिति की और दशा के अनुसार उसका चयन करते हैं। तो जो अरहर का मुख्य फसल है, दाल का जो है हमारा भारतवर्ष में प्रमुख रूप से इसकी दाल खाई जाती है और हर घर में जो है अरहर का दाल बनता है और बड़े आदर्श के साथ जो है कोई मेहमान आता है तो अरहर का दाल बना के परोसा जाता है। तो ऐसे में निश्चित तौर पर अरहर की जो वैज्ञानिक खेती है, जिसमें तकनीकी बिंदु हैं, उसको अगर हम ध्यान में रखते हैं तो प्रति यूनिट एरिया से हमको बेहतर पैदावार प्राप्त कर सकते हैं। तो अरहर में जो प्रमुख श्रेणियां हैं, एक तो अल्पकालिक जो अरहर की प्रजातियां हैं, उसमें जो है उपास 120 है, जो लगभग 120 से लेकर 135-40 दिन के अंदर पककर तैयार हो जाती है। तो इस श्रेणी के जो प्रजातियां हैं जो काफ़ी उत्पादन बेहतर देती है, उपास 120 है और 991 है, पूसा 991 है, पूसा 992 है और ICPL 151 है, मानक है, पूसा 33 है, पूसा जो है 84 है। लेकिन इन सभी में जो है पूसा 991 हमको बेहतर लगता है, क्योंकि हम इसका ट्रायल अपने यहाँ लगाया था अपने भदोही जनपद में। बहुत अच्छा इसकी जो है पैदावार हुई है। लेकिन अन्य प्रांतों में, अन्य राज्यों में अलग अलग प्रजातियां हैं और जो अच्छा खासा जो है उत्पादन देती है। लेकिन उस उत्पादन प्राप्त करने के लिए हमको कुछ तकनीकी बिंदु हैं, जिसको हम बाद में विस्तार पूर्वक बताएंगे, तो उसको ध्यान में रखेंगे तो बेहतर पैदावार ले सकते हैं। दूसरी मध्यकालीन अरहर है, जो आपके मध्य प्रदेश और राजस्थान, गुजरात में कुछ एरिया में लगाया जाता है। इसमें KM7 है, जवाहर, मालवी अरहर 3 है, आशा है, बिरसा अरहर 1 है, मारुति है और ICPL 332। ये जो प्रजातियां हैं लगभग 150 से 200 दिन में परिपक्व हो जाती है और ये लगभग जो है 15 से लेकर 20 कुंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन देती है। तीसरा जो दीर्घकालीन अरहर है, वो खासकर उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के एरिया में लगाया जाता है और इस जो श्रेणी के अरहर है, इसका एरिया ज़्यादा है। तो ऐसे में बहार है, ये प्रजाति DA11 है, पूसा 9 है, अमर है, आज़ाद है, मालवी अरहर 13 है, राजेंद्र अरहर 1 है और नरेंद्र अरहर 2 और मालवी अरहर जो है 13। ये दोनों प्रजातियां बहुत ही बेहतर हैं। इसका ट्रायल जिले में लगाया गया है, बहुत अच्छा इसका रिजल्ट आया है। और अभी IIPR कानपुर से एक वैरायटी निकाली गई, ICPM 203।
ICM 203A प्रजाति थोड़ा कम दिन की है और बेहतर उत्पादन देती है। तो ऐसे में किसान भाई जो दीर्घकालीन प्रजातियां हैं 25 से लेकर के जो है 30-32 कुंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन देती हैं। तो ऐसे में आवश्यकता अनुसार जिस प्रजातियों को चयन करना है, जिस श्रेणी के प्रजातियों को अरहर का चयन करना है, उस प्रजातियों को चयन करके हम जो है अपना खेती शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो अरहर की खेती है हम क्या ध्यान में देना है, प्रजातियों का चयन हो गया। इसके बाद जो है आप भूमि की चयन करते हैं, क्योंकि ये जो है खरीफ ऋतु है और खरीफ में वर्षा अधिकांश होता रहता है। तो ऐसे में जो भूमि आपका होना चाहिए और जो ऊपरवार भूमि होना चाहिए, ऐसी भूमि होनी चाहिए जहां अगर वर्षा अधिक हो जाए तो जल निकास की समुचित प्रबंध होना चाहिए, क्योंकि ये जो दलहनी फसलें होती हैं पानी के प्रति बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील होती है और बहुत जल्दी नष्ट हो जाती हैं। ऐसे में अगर आपका भूमि ढालू युक्त है तो उसमें बेहतर पैदावार होती है। और जो है इस तरीके से भूमि का आप चयन करेंगे। भूमि की चयन करने के बाद खेत की तैयारी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जो दलहनी फसलें हैं उसमें जो है मई के महीने में किसान भाई अगर गहरी जुताई मिट्टी पलट से करते हैं तो ऐसा देखा जाता है जो भी कीड़े मकोड़े या रोग के जो पैथोजन हैं, जो उनसे कीड़े मकोड़े के अंडे हैं, लार्वा है, वो सब जो है ऊपर आ जाती हैं और इतना गर्मी पड़ता है तो गर्मी से तापक्रम से जो है मर जाती है और उनका जो है खेत में रोग और कीड़े की जो लगने की प्रवृत्ति है वो काफ़ी क्षीण हो जाती है। तो एक गहरी जुताई करते हैं, इसके बाद 2-3 जो है कल्टीवेटर से आपको जुताई करके पाटा लगाकर फिर बुआई संपन्न करते हैं। इसके बाद जो अगला पॉइंट आता है बुआई का समय, किसान भाइयों जो है अल्पकालिक अरहर की बुआई जो है आपको जून के महीने में संपन्न कर लेना चाहिए। इसके अलावा जो दीर्घकालीन मध्यकालीन है और दीर्घकालीन है उनकी बुआई आप 15 जून के मध्यकालीन, जून से लेकर के मध्यकालीन जुलाई तक इसकी बुआई संपन्न कर सकते हैं। इस प्रकार जो है आप बुआई का समय को ध्यान में रखते हुए रखें ताकि ये काफ़ी अहम होता है। इसके बाद बीज दर, किसान भाई अक्सर जो है ये सोचते हैं कि बीज ज़्यादा लगाने से हमारी पैदावार ज़्यादा होती है, ऐसा कदाप नहीं है। अभी अनुसंधानों से ज्ञात हुआ है कि अरहर जो दलहनी फसलें हैं, खासकर अरहर के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करते हैं तो बीज दर काफ़ी कम हो गया है। इसमें देखा गया है कि जितनी दूर दूर पौधे होते हैं उसमें उतना ही शाखाएँ आती हैं और जितनी शाखाएँ आती हैं उससे अधिक फलियाँ आती हैं। तो एक निश्चित दूरी पर जो है इसका जो है पौध होना चाहिए। इसके लिए जो है बीज दर जो है ये कहा जाता है कि जो रिकमेंड किया जाता है, संशोधित किया जाता है, उसी के आधार पर करें। तो जो अल्पकालिक है अरहर और जो मध्यकालीन है तो 12 से 15 किलो अरहर पर्याप्त होता है। 12 किलो लगाया जाए तो और बेहतर होगा। और जो दीर्घकालीन जो प्रजातियां हैं इसकी अगर हम बात करते हैं तो मात्र 8 से 10 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर लगता है। और बड़े मजे की बात है कि हम लोग जो है इतना घना लगा देते हैं, उसमें जो है सूर्य का प्रकाश भी पर्याप्त मात्रा में पौधों को नहीं मिल पाता है। फलस्वरूप जो है उसकी वनस्पतिक वृद्धि उतनी अच्छी नहीं होती है, बहुत दुबले पत्ते होते हैं, फलस्वरूप फलियां भी कम लगती है। तो जैसा कहा गया है कि 1 वर्ग मीटर में 8 से लेकर 12 जो है पौधे होने चाहिए अरहर में। अगर आपका मध्यकालीन और अल्पकालिक अरहर की प्रजातियां हैं तो उसमें 12 पौधे होने चाहिए और जो दीर्घकालिक है उसमें जो है 7 से 8 पौधे ही प्रति वर्ग मीटर में होता है। तो इससे जो है बेहतर पैदावार प्राप्त किया जा सकता है। इसको जो है जरूर किसान भाई ध्यान रखें, बीज दर जो है बहुत ज़्यादा ना लगाएं, जो संशोधित किया गया है वैज्ञानिकों द्वारा, और उसी के आधार पर जो है बीज दर का प्रयोग करें। बुआई का भी अक्सर ये देखा जाता है कुछ राज्यों में किसान भाई बहुत मतलब छिटकुआ बीज से बुआई कर देते हैं। तो छिटकुआ बीज से बुआई करने से जो है एक तो जो पोषक तत्व आप देते हैं खेत में उनका संबंध नहीं रहता है, फलस्वरूप फर्टिलाइजर का जो कण होता है, पोषक तत्व जो देते हैं उनका और पौधों से कोई संपर्क नहीं होता है और पर्याप्त मात्रा में पौधे को जो है जो स्वास्थ्य है वो अच्छा नहीं होता है, बहुत दुबले पत्ते पौधे रह जाते हैं, फलस्वरूप फलियां कम बनती हैं। तो ऐसे में अगर हम पंक्तियों में बुआई करें या मेड़ों पर बुआई करें, खासकर बरसात की ऋतु में ये देखा गया है
अगर हम मेड़ों पे बुआई करते हैं तो निश्चित तौर पर 15% का उत्पादन स्वतः बढ़ जाता है। तो और जल से जहाँ थोड़ा बहुत जल लगता है उससे फसल नुकसान होता है, वो भी आपको बचेगा, उससे आपका फसल नुकसान नहीं हो पाएगा। तो मेड़ों पे ये अनुसंधान से पाया गया है कि जो है 15% इससे उत्पादन बेहतर होता है और पौधे निरोग होते हैं, स्वस्थ होते हैं और कीड़े मकोड़ों का जो है प्रकोप भी कम होता है। तो ऐसे में मेड़ों की बुआई की विधि है काफ़ी अच्छी है। मेड़ों में बुआई करने के लिए आपको 75 सेंटीमीटर जो दीर्घकालीन है और 60 सेंटीमीटर 45 से 60 सेंटीमीटर जो है ये जो है अल्पकालिक है, और जो दीर्घ मध्यकालिक जो फसलें हैं उसका जो है चयन कर सकते हैं। 60 सेंटीमीटर और 75 सेंटीमीटर जो है वो जो है दीर्घकालीन 75 सेंटीमीटर कूट बनाएंगे दूरी पर, और इस तरीके से कूट बनाकर जो है लाइनों में बुआई करते हैं। और एक निश्चित समय के अंतराल पर लगभग 20 से 25 दिन पर पौधों का थिनिंग करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि देखा गया है अगर एक थाली में 10 लोग बैठकर खाना खाते हैं तो किसी का पेट नहीं भर पाएगा। ऐसे में जो पोषक तत्व जो है एक पौधों को सुलभ होना चाहिए वो जो है सुलभता सुनिश्चित नहीं हो पाती है। ऐसे में पौधे बहुत ही दुर्बल रहते हैं और रोग से ग्रसित हो जाते हैं, कीड़े मकोड़े भी ज़्यादा प्रकोप होते हैं। तो ऐसे में एक निश्चित दूरी पर एक 20-25 दिन पर जो है अगर हम जो अल्पकालिक प्रजातियां हैं या मध्यकालीन हैं उनकी दूरी जो है 10 से 12 सेंटीमीटर कर दें या अधिकतम 15 सेंटीमीटर कर सकते हैं। लेकिन जो दीर्घकालिक जो प्रजातियां जो किसान ने लगाए हैं उनको जो है 20 से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर जो है अगर कर देते हैं एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी, तो निश्चित तौर पर पौधे जो है एक निश्चित दूरी पर रह करके पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व भूमि से लेकर के पौधे जो है स्वस्थ रहेंगे और अच्छे से अच्छे प्रति पौधा अच्छा से अच्छा पैदावार देना सुनिश्चित होगा। तो ऐसे में जो है इसको जो है विशेष ध्यान रखें, जो बुआई की विधि है पंक्तियों में बुआई करें और जो है अगर मेड़ों में करते हैं तो बेहतर होगा। दूसरा जो मुख्य पॉइंट है बीज उपचार। कीड़े मकोड़े और रोगों से बचाव के लिए बीज उपचार नितांत आवश्यक है। जो भी किसान भाई कोई भी बीज अगर लगाते हैं तो सर्वप्रथम प्रजातियों को चयन करने के उपरांत जब भी आप लगाते हैं तो लगभग 12 घंटा या 8 घंटा पहले बीज को उपचारित कर लें, शोधित कर लें। इससे क्या होता है कि आपके फसल में आने वाले समय में रोगों का प्रकोप और कीट पतंगों का प्रकोप कम से कम होगा। तो बीज शोधन में सबसे पहले जो है हम अगर जैविक बीज से करना है तो ट्राइकोडर्मा काफ़ी पॉपुलर हो रहा है, और जैविक बीज से अगर जो खेती करना चाहते हैं किसान भाई तो इससे उपचार करते हैं। लगभग 5 से लेकर 8 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीज का शोधन करते हैं। इसके बाद जो है अगर केमिकल से करना है, रासायनिक से करना है तो कार्बनडाजिम 2.5 से 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीज शोधन करें। बीज शोधन करने के लिए पहले बीज को हल्का सा पानी का फव्वारा देकर गीला कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा गीला नहीं करना है, बहुत मामूली। इसके बाद उस कार्बनडाजिम पाउडर को उसमें भुरकाव करके जो है किसी पात्र में लेकर उसको मिला देना चाहिए, ताकि प्रत्येक बीज पर एक जो है कोटिंग हो जाता है। इससे आपका बीज सुरक्षित रहेगा, मिट्टी में जाएगा तो जो भी फंगस है, बैक्टीरिया है, उसको क्षति नहीं पहुंचा सकता है, और जो पौधे उगेंगे भी वो काफ़ी निरोग रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। तो बीज उपचार बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ किसान भाई अगर हम बायो फर्टिलाइजर से जो है बीज का उपचार करते हैं तो देखा गया है कि पौधों का जो है वार्षिक वृद्धि, पौधों का उत्पादन क्षमता बेहतर पाया गया। तो बीज उपचार के लिए जो है हम जो है बायो फर्टिलाइजर जो विशिष्ट राइजोबियम कल्चर होता है अरहर का, उसका हम लेंगे। इसके लिए जो इसका मेथोडोलॉजी है, क्या करना है, 10 किलोग्राम बीज के लिए आधा लीटर पानी लेंगे या 1 लीटर पानी भी ले सकते हैं, और उसमें जो है 100 ग्राम गुड़ डाल देंगे, पानी को उबालेंगे, फिर उसको ठंडा करेंगे और उसमें 200 ग्राम का राइजोबियम कल्चर जो आता है उसको मिला देंगे। इसके साथ साथ पीएसबी कल्चर भी आता है जो फास्फोरस घोलक बैक्टीरिया है, क्योंकि ये देखा गया है कि मिट्टी में जो हम फास्फोरस देते हैं उसका अधिकांश मात्रा मिट्टी में रह जाता है। तो ऐसे में पीएसबी जो कल्चर है अगर उससे हम बीज का शोधन करते हैं तो निश्चित तौर पर जो हमारे भूमि में जो छूटा हुआ जो है फास्फोरस है उसको पौधे प्राप्त कर लेते हैं। तो ऐसे में 1 पैकेट जो है राइजोबियम कल्चर और 1 पैकेट जो है पीएसबी कल्चर, दोनों को
उसमें मिला करके इन 10 किलोग्राम बीज के देते हैं और शुद्धि करने के बाद जो है फिर जो है लगभग 4-5 घंटा छाया में सुखाते हैं। धूप में कदाप नहीं सुखाना है, छाया में सुखाकर फिर उपयुक्त समय पर उसका बुआई संपन्न करें। ऐसे में बीज उपचार बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है फसल लेने में, इसका किसान भाई खासा ध्यान रखें। इसके बाद बात आती है उर्वरक प्रबंधन। क्योंकि दलहनी फसल है और दलहनी फसल में कुदरत ने बहुत अच्छा इसमें गुण दिया है कि ये जो है आपकी मिट्टी को स्वस्थ बनाने हेतु कुछ जो है पोषक तत्वों को आपकी मिट्टी में संचित करती है और पौधों को उपलब्ध है। जैसा कि सब लोग को जानकारी है ही कि हमारे वायुमंडल में 79% तैरता है, जिसको कोई फसल नहीं ले सकता है। केवल दलहनी फसलें को सौभाग्य है कि प्रकृति ने दिया है इनको कि ये जो है वहां से नाइट्रोजन लेकर आपके मिट्टी में रखें, अपने खेत में रखें जिस खेत में दलहनी फसल लगा है, और उस पौधों को सुलभ कराएं। इसलिए ऐसे जो है जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त गुण है केवल दलहनी फसलों में है, और ऐसे में दलहनी फसलों के जो पोषक प्रबंधन है बहुत ज़्यादा इसमें करने की आवश्यकता नहीं होती है। मात्र 20 किलोग्राम नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है और 40 से 45 किलोग्राम फास्फोरस की आवश्यकता होती है और 20 से 25 किलोग्राम पोटास की आवश्यकता होती है। और बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व सल्फर है इसके लिए। अरहर के लिए किसान भाई सल्फर का प्रयोग नहीं करते, लेकिन सल्फर का प्रयोग करने से आपके पौधे निरोग रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, और जो प्रोटीन की क्वालिटी है, गुणवत्ता है, वो भी बेहतर होगा। इसलिए किसान भाई कोशिश करें कि जो भी दलहनी फसल लगाए उसमें 20 किलोग्राम सल्फर प्रति हेक्टेयर के दर से जो है प्रयोग करें। बुआई के पूर्व अपने खेतों में प्रयोग करें, इसके बाद जो है बुआई संपन्न करें। इसके साथ साथ एक बात बताना बहुत जरूरी है, जो भी हम रासायनिक खादों का प्रयोग कर रहे हैं, इससे पहले हमको हमारे खेतों में क्या पोषक तत्वों की विद्यमता है, कितना विद्यमान है हमारे पोषक, इसकी तो गणना हम नहीं कर पाते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि अपने मिट्टी में, अपने खेत की मिट्टी में कितना पोषक तत्व है, उसकी सुलभता कितनी है और उसमें कितना हमको डालना है, इसके लिए मृदा परीक्षण बहुत ही जरूरी है। और अपने जिले के जो है कृषि विभाग के कार्यालय में जो स्थापित मृदा प्रयोगशाला है या कृषि विज्ञान केंद्र में स्थापित मृदा प्रयोगशाला है, वहाँ से अपनी मिट्टी ले जा करके मिट्टी की परीक्षण कराएं, और परीक्षण कराने के उपरांत जो भी संस्तुति आती है उसी के आधार पर जो है समानतः जो है अपना जो है रासायनिक खादों का प्रयोग प्रति हेक्टेयर के दर से करें। जो मैंने अभी बताया वो समान मैंने रिकमेंडेशन था, उसको बता दिया, लेकिन मिट्टी परीक्षण करने के उपरांत अगर जो आता है उसी आधार पर आपको जो है आपको प्रयोग करना है। इस प्रकार से उर्वरक प्रबंधन बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि पोषक तत्व अगर पर्याप्त मात्रा में पौधों को नहीं मिलेगा तो पौधों का विकास और वृद्धि अच्छा नहीं होगा, फलस्वरूप पैदावार नहीं होगा। अगली कड़ी में जो है हम बात करते हैं खरपतवार नियंत्रण। ऐसा देखा गया है दलहनी फसलों में, खासकर बरसात की ऋतु में बहुत ज़्यादा खरपतवार होने से हमारे पौधे काफ़ी दुबले पतले हो जाते हैं। ये देखा गया है कि 30 से लेकर 70% तक नुकसान होता है खरपतवारों से। तो हम किसान भाइयों को सुनिश्चित करना है कि 1 महीने तक आपके खेतों में खरपतवार नहीं होना चाहिए। ऐसे में खरपतवार नाशी या निकाई गुड़ाई करते हैं तो अति उत्तम है। लगभग 15-20 दिन पर एक निकाई गुड़ाई, दूसरी निकाई गुड़ाई 40-45 दिन पर करते हैं और खरपतवारों से मुक्त रखते हैं, तो निश्चित तौर पर जो है आपका जो है फसल बेहतर होगा, अच्छा होगा। इसके बाद अगर रासायनिक से अगर हम खरपतवार नियंत्रण करना चाहते हैं तृणनाशी से, तो इसके लिए सबसे बढ़िया जो है तृणनाशी है ये पेंडामिथिलीन होता है। पेंडामिथिलीन 3.3 लीटर प्रति हेक्टेयर के दर से आप प्रयोग करते हैं, जो प्री इमरजेंस है। बुआई के लगभग 48 घंटे के अंदर अगर हम कर देते हैं तो 1 महीने तक कोई खरपतवार नहीं होता है। जो पेंडामिथिलीन है वो जो है 3.3 लीटर को 700 लीटर पानी में मिलाकर जो है बुआई के 48 घंटे के अंदर मिट्टी पर इस प्रकार छिड़काव करते हैं। और इसको जो छिड़काव करते समय जो नाजिल हमारा होना चाहिए स्प्रेयर का, फ्लैट फैन नाजिल का प्रयोग करना चाहिए। इससे क्या होता है कि पर्याप्त मात्रा में आपकी भूमि में जो है रसायन एक लेयर बना देता है और इसमें जो है खरपतवार है उसको उगने से रोक देता है।
और आपका जो है फसल 1 महीने तक जो है खरपतवार मुक्त होगा। दूसरी बात आती है कुछ किसान भाई किसी कारणवश अगर प्री इमरजेंसी का प्रयोग नहीं कर पाते हैं, अंकुरण पूर्व प्रयोग नहीं कर पाते हैं कीटनाशी का, तो बाद में भी लगभग 25 दिन के अंदर जो है एक जो है इमेजेथाइपर जो है रसायन है, उसका जो है 100 ग्राम सक्रिय प्रति हेक्टेयर के दर से अगर प्रयोग करते हैं तो देखा गया है कि काफ़ी हद तक जो है खरपतवार नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार खरपतवार का प्रबंधन करके हम अपने फसल का जो है अच्छा वृद्धि और विकास करके पैदावार ले सकते हैं। तीसरी बात जो अगला पॉइंट है जल प्रबंधन, क्योंकि खरीफ ऋतु का जो फसल है, वर्षा ऋतु का फसल है और अधिकांश जो है पानी की आवश्यकता नहीं होती है, फिर भी किसी क्षेत्रों में क्योंकि आज समय जो है बारिश हो रहा है, कभी बारिश हो रहा है कभी नहीं हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो ऐसे में अगर हम सिंचाई उचित समय पर करते हैं तो हमको बेहतर पैदावार होता है। तो किन अवस्थाओं में पानी देना दलहनी फसलों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है? एक तो अरहर के केस में अगर हम बात करते हैं तो शाखाएं बनते समय आपके खेत में नमी होनी चाहिए। तीसरी जो है जब फूल आते हैं, फूल आने के पूर्व, फूल आना जो शुरू होता है उस समय हल्की सिंचाई करना होता है। और तीसरी सिंचाई जो है हल्की सिंचाई आपको करना होता है जब फली बन जाता है, उस समय आपके खेत में अगर नमी नहीं है तो हल्की सिंचाई करें। क्योंकि जो दीर्घकालिक अरहर की प्रजातियां हैं, ऐसा देखा जाता है कि अगर ठंडे के समय में अगर हम सिंचाई कर देते हैं तो बहुत अच्छे से जो है पौधे का फलियाँ आती हैं, फूल आते हैं। तो 3 सिंचाई बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम स्प्रिंकलर भी से सिंचाई करते हैं तो देखा गया है कि 10 से 15% तक की उत्पादन में वृद्धि हो जाती है। क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ कि आपका दलहन का जो फसल है अरहर का, ये जो है पानी के प्रति बहुत ज़्यादा संवेदनशील होता है। ऐसे में बहुत ज़्यादा गहरी सिंचाई नहीं करना, बहुत हल्की सिंचाई करना है। अगर आपका ढालू खेत है सबसे बेहतर है, पानी एक तरफ से चला जाता है नीचे उतर जाता है, तो ऐसे में ढालू खेत के लिए जो है अरहर की खेती किया जा रहा है तो बेहतर है और पानी से सुरक्षा होगा। तीसरी और अंतिम जो है पौध सुरक्षा। किसान भाइयों, अरहर के खेती में जो है अक्सर देखा जाता है कि उकठा और कीड़े मकोड़े का प्रकोप, प्रायः ये 2 बीमारियां ज़्यादा लगती हैं। एक तो उकठा लगता है, पौधे सूख जाते हैं, तो ऐसे में ट्राइकोडर्मा से आपका बीज का शोधन कर लें। और अगर जिस खेत में उकठा लगा है उस खेत को ध्यान रखें कि उसको जो है बाद में उसका जो है उस खेत में न लगाएं, दूसरे खेत में लगाएं। अगर लगाना है तो ट्राइकोडर्मा से अपनी मिट्टी का शोधन भी कर लें, अपने खेत का शोधन कर लें। ये शोधन करने के लिए जो है आपको ट्राइकोडर्मा लगभग 2.5 से 3 किलोग्राम 70-75 किलो सड़ी हुई गोबर के खाद में मिला करके उसको 10 दिनों के लिए रख दीजिए और अंतिम जुताई किसमें उसमें मिला देंगे। तो इससे जो भी आपको जो कवक होता है, जो उकठा का जो कवक है, जो पैथोजन है, उसको जो है नष्ट कर देता है। ऐसे बीज उपचार कर ले। और तीसरी जो महत्वपूर्ण जो है लगता है इसमें जो बीमारी आती है वो उकठा के अलावा जो है ब्लाइट एक आता है। ब्लाइट की संभावना बहुत कम रहती है, लेकिन कहीं आ जाता है। उसके लिए आपको जो है कार्बनडाजिम का अगर घोल का छिड़काव 2.5 से 3 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से करते हैं, उससे निजात पा सकते हैं। और इसके बाद अब कीड़े की जो बात आती है, अरहर में मुख्य रूप से 2 कीड़े लगते हैं। कीड़े तो बहुत सारे लगते हैं, हम 2 कीड़े बता रहे हैं जो ज़्यादा हानि करता है। एक तो पत्ती लपेटक कीड़ा और दूसरा जो है फली बेधक कीड़ा। इन दोनों के लिए अगर हम क्लोरपाइरीफास का जो है 2.5 ml प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव कर देते हैं तो पत्ती लपेटक कीड़ा जो लगता है उससे जो है छुटकारा पाया जा सकता है। और जो फली छेदक कीड़ा है उसके लिए जो है नक्साकार्ब 1 ml दवा पर लीटर पानी की दर से घोल बना के छिड़काव करें। इसके बाद नीम का तेल का भी हम छिड़काव कर सकते हैं लगभग 5 ml प्रति लीटर पानी के दर में, और थोड़ा सा सर्फ मिला लेते हैं क्योंकि तेल और पानी का मिश्रण नहीं संभव है, इसलिए उसमें थोड़ा सा सर्फ मिला देते हैं। तो 5 ml नीम का तेल और 1 लीटर पानी की दर से घोल बना के छिड़काव करते हैं। इस तरीके से अगर हम करते हैं तो हम अपने फसल का सुरक्षा करके बेहतर पैदावार ले सकते हैं। क्योंकि हमारी उत्पादकता जो है हमारे भारतवर्ष की 7 कुंटल प्रति हेक्टेयर है और 32 कुंटल 30 कुंटल पैदावार बढ़ाया जा सकता है और बहुत पीछे हम लोग हैं। तो ऐसे में जो तकनीकी बिंदु मैंने बताया इसका प्रयोग करते हुए हम उत्पादन बढ़ा सकते हैं। जी सिद्धार्थ। जी डॉक्टर साहब, आपने पूरा ही जिसको बोलते हैं ना पैकेज ऑफ प्रैक्टिस बड़े ही सरल रूप से
करीबन 15-20 मिनट में। हालांकि अरहर की खेती की बात की जाए तो हो सकता हो पूरा एक डेढ़ घंटा लग जाता है। जी जी। तो काफी अच्छे आपने जो है संक्षिप्त में, समराइज वे में आपने कहा कि अरहर की इन मुख्य बिंदुओं पे यदि हम चर्चा करेंगे तो किसान भाई इनको अगर ध्यान में रखते हुए, चाहे वो बीज उपचार हो, अपने मिट्टी परीक्षण हो, उर्वरक प्रबंधन के दौरान जल प्रबंधन हो, जो कि बहुत महत्व रखता है खासकर अरहर एवं सभी दलहनी फसलों में, तो इन सारी बातों का जिक्र आपने किया। डॉक्टर दया श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमेशा हर दिन प्रतिदिन हमारे साथ जुड़ते हैं। धन्यवाद डॉक्टर साहब। मौरूफ नामगील जी देख रहे हैं, करुणेश त्रिपाठी देख रहे हैं, शक्ति सिंह डांगी देख रहे हैं, रोहित वर्मा देख रहे हैं, शैलेंद्र सिंह जी देख रहे हैं, डॉक्टर योगेंद्र प्रताप सिंह देख रहे हैं हमारे साथ, अजय मिश्रा, सुशील कुमार, रमेश कुमार, आशीष काले, ब्रिज विकास जी ने भी आपका बहुत बहुत अभिवादन एवं धन्यवाद कहा है। विकास पांडे जी जुड़े हुए हैं। सवालों की बहुत फहरिस्त लग गई डॉक्टर साहब, क्योंकि आप जैसे जैसे बता रहे थे लोगों की कौतूहलता बढ़ती जा रही थी। डॉक्टर दया श्रीवास्तव के कई सवाल हैं डॉक्टर साहब, मैं आपके सवाल की तरफ आऊंगा। सबसे पहले हमारे किसान भाई हैं जिनका नाम अजय मिश्रा है। जैसा कि आपने जिक्र किया था ICPM 203, जो कि एक बहुत ही उन्नत प्रजाति है। हमारे किसान भाई अजय मिश्रा जी मध्य प्रदेश बड़वानी जिले के रहने वाले हैं। जी जी। तो वो ये जानना चाहते हैं, ये ICPM 203 तथा ऊषा 991 जो भी आपने किस्में बताई हैं, तो इनकी उन्नत बीजें कहाँ से मिल पाएंगी, जरा इन पे मार्गदर्शक करें डॉक्टर साहब। हाँ मिश्रा जी, ये जो है 991 या पूसा 991, पूसा 992 जो प्रजातियाँ हैं, इसका तो पूसा नई दिल्ली जो IRI है वहाँ एथिक्स से आप प्राप्त कर सकते हैं। और जहाँ तक बात है आपके जो है ICPL 332 है, इसकी जो बात है उसका भी जो है आप अपने मतलब जिले में कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क करके इसको मंगा सकते हैं। ये तो हैदराबाद से इसको प्राप्त किया जा सकता है। तो जी सिद्धार्थ। जी डॉक्टर साहब, आशा करते हैं कि मिश्रा जी आपको आपके सवाल का उचित जवाब मिल गया। ये जरूरी है, कोई भी किसान भाई कोई भी किस्म, कोई बीज यदि प्राप्त करना चाहता है अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र से जरूर संपर्क करें। और बीज को प्राप्त करने के लिए एक बात और है, आजकल कई जो है वेबसाइट हैं, मोबाइल एग्रीकल्चर ऐप हैं, जो कि आपके घरों, यदि आप ऑर्डर करेंगे तो आपके घरों पे आके देखी जाएगी। तो कुछ ऐसे जैसे मोबाइल एग्रीकल्चर ऐप है, इसमें हमारा भी एक ऐप है किसान, और अन्य कई ऐप्स हैं जिसको आप अगर यदि अपने मोबाइल पे स्वचालित करते हैं, डाउनलोड करते हैं, उन पे थोड़ा सा एक्टिव रहते हैं, तो आपको इन सारी बीजों की जानकारी मिल सकती है। अब हम बात करते हैं, आप ही के जिले के एक किसान भाई हैं विनय पांडे जी। विनय पांडे जी ये पूछ रहे हैं कि सर नमस्कार, मैं विनय पांडे भदोही जनपद से ही हूँ, तो क्या कृषि विभाग द्वारा किसानों को दलहनी फसलों का बीज उपलब्ध कराया जा रहा है क्या? ये जानकारी लेना चाहते हैं डॉक्टर साहब, जरा सा मार्गदर्शन। जी 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 जी। पांडे जी, आपके जिले में, अपने जिले में जो है कृषि विभाग के तमाम राजकीय बीज गोदाम है, वहाँ पर आप जाएंगे तो अनुदान पर वहाँ पर बीज मिलता है। और हमारे कृषि विज्ञान केंद्र पर भी कुछ प्रदर्शन के लिए, बहुत ज़्यादा तो नहीं आता है, 10-5 हेक्टेयर के लिए आ जाता है, तो हम लोग भी कुछ चयनित अच्छे किसान को चयन करके उसको ट्रायल के लिए थोड़ा बहुत बीज देते हैं। तो आप कृषि विभाग के राजकीय बीज गोदामों पे या कृषि विज्ञान केंद्र जो आपके जिले में बिजवा में है, आप उसको विजिट करके वहाँ से जानकारी ले सकते हैं और अपना बीज सुनिश्चित कर सकते हैं प्राप्त करने का। धन्यवाद जी सर। जी डॉक्टर साहब, आशा करते हैं पांडे जी आपको आपके प्रश्न का उचित जवाब मिल गया है। डॉक्टर दया श्रीवास्तव हैं जो कई किसानों के मतलब बिहाफ पे कई किसानों के सवाल को सम्मिलित करके अपने कई सवाल पूछते हैं। तो वो जानना चाहते हैं कि सबसे पहले, क्योंकि दालों का जो है उद्यम में कोई भी नया बिजनेस हो, उद्यमिता हो, एंटरप्रेन्योरशिप जिसे हम आजकल की भाषा में कहते हैं, बहुत बड़ा महत्व रखता है। तो जैसे दलहनी फसलों की कौन कौन सी ऐसी किस्में हैं, खासकर की अरहर हो गया, मूंग हो गया, उड़द हो गया, जो उद्यमी है जिससे दालमोट बनाते हैं, बढ़िया बनाते हैं, तो इन दालमोट वगैरह बनाने के लिए, उद्यम करने के लिए दलहनी फसलों की कौन सी मुख्य किस्में हैं, वैरायटियां हैं जो उद्यम या एंटरप्रेन्योर ध्यान दे, जिनको खरीदें ताकि वो अपनी उद्यमिता से और लाभ ले सके? डॉक्टर साहब का ये जानना है, जरा इस पे मार्गदर्शन करें डॉक्टर साहब को भी और हमारे सभी किसान भाइयों को। जी जी जी। जैसे दालमोट खासकर
जो है, जो मूंग की जो वैरायटी है HUM 16 जो है मालवी जनप्रिया है, BHU से निकली हुई प्रजाति है, बहुत ही बेहतरीन है। इसके अलावा एक प्रजाति और है जो हमारे IIPR कानपुर से निकाली गई है। ये जो है बहुत बेहतर, उससे जो है दालमोट बनाया जा सकता है। इसका नाम है IPM 2-3 और IPM 2-14, 2- ये दोनों वैरायटियाँ जो है दालमोट बनाने के लिए बहुत बेहतर है, जिसका चयन करके आप बना सकते हैं। और जो चना की बहुत सारी प्रजातियां हैं, JG 72 है, इससे बेहतर मीडियम साइज का दाना है, इससे भी दालमोट बनाया जा सकता है। चने में JG 14 और जो बहुत छोटे हैं GNG 1581 है, ये बेहतर पैदावार देता है। और इस 2 साल पहले मैंने इस प्रजाति का ट्रायल अपने यहाँ लगवाया था, GNG 1581, बेहतर पैदावार हुआ है। तो इस प्रजातियों को आप चना में प्रयोग करते हैं। GG 14 भी अच्छा पैदावार देती है, मीडियम साइज का दाना है, और इससे भी जो लगभग 28 से लेकर 32 कुंटल हेक्टेयर पैदावार मिल सकता है। क्योंकि ये देखा जाता है कि इसमें जैविक और अजैविक कारक बहुत ज़्यादा इसमें व्यवधान पैदा करता है आपके दलहन में, इसलिए मौसम पर काफ़ी कुछ निर्भर करता है। मौसम अगर सही रहता है तो निश्चित तौर पर इस प्रजातियों से हमको बेहतर पैदावार दिया जा सकता है। और बात आती है उद्यमिता की, एंटरप्रेन्योरशिप की, तो IIPR ने एक दाल मिल बनाया हुआ है और काफ़ी सस्ता है, 2 हाथ पावर के मोटर से चलता है और लगभग 95 से लेकर 120 किलोग्राम जो दलहन का आटा है निकालता है। तो इस मिल को लगा करके भी आप जो है अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं। और जो जहाँ तक बात अरहर की है, जो अच्छी प्रजातियाँ हैं जो हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में काफ़ी फेमस है, वो है जो है मालवी अरहर 13, काफ़ी अच्छा इसमें पैदावार है, काफ़ी अच्छा ब्रांचिंग होता है। और दूसरी जो अरहर की प्रजाति है नरेंद्र अरहर 1, जो हरा हरा फली होता है, बेहतर बहुत सा आपका जो है पौधा लदा होता है फलियों से। नरेंद्र अरहर 1 इसका प्रयोग करें आप, या नरेंद्र अरहर 2 भी कर सकते हैं, उसका भी पैदावार बेहतर है, लगभग 32 कुंटल तक प्राप्त किया गया। इस तरीके से किसान भाई इसका लाभ ले सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, आशा करते हैं दया जी आपको आपके सवाल का उचित जवाब मिल गया तथा कई जो किसान हैं, अन्य जो रूरल यूथ है, जो दाल से उद्यमिता करना चाहते हैं, इन किस्मों का ध्यान रखें, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा HUM या फिर मालवी अरहर या फिर नरेंद्र अरहर, जिसकी जानकारी अभी डॉक्टर साहब ने दी है। आशा करते हैं आप सब लोग ने नोट डाउन कर लिया होगा।